मित्रों, आज एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मैं अपने साहित्यिक कथा वाचन की श्रृंखला में हिंदी के नामी गिरामी प्रख्यात कथाकार झारखंड के गौरव राधा कृष्ण की कहानी मूल्य आपके सामने सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह मूल्य कहानी झारखंड के आदिवासियों में प्रमुख उरांव जनजाति की एक अभिमानी लड़की है दुल्लो और उसका प्रेमी है जबरा। प्रेमी अपने प्रेम को हासिल करने के लिए क्या कुछ मूल्य अदा करता है, कैसे अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देता है। इस समर्पण और त्याग और प्रेम की कहानी को मैं आपके बीच उपस्थित कर लेकर हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है मूल्य। उरांव लोगों की उस बस्ती में दुल्लो बड़ी प्यारी और अभिमानी लड़की थी। यह कहना कठिन है कि उसमें रूप ज्यादा था या अभिमान अधिक था। शौकीन भी वह कम नहीं थी। कान में कांच जड़ा तरपत, वक्षस्थल पर मूंगों की माला, उसके दोनों पैरों की तर्जनियों में 2 ढीली अंगूठियां थी और जब वह चलती थी तो पैरों की अंगूठियां चाटूं चाटूं बजने लगती थी। उसकी सुरीली बोली गीत की तरह लहरा जाती थी और उसकी कजरारी आंखों में अनुराग भरा भोलापन लिए हुए एक अभिमान की छाया थी। केस उसके घुंघराले थे जिसका उसे गर्व था। अपने सिर का जूड़ा वह मुंडा लड़कियों की तरह टेढ़ा करके बांधती थी और उस जूड़े के ऊपर सुरगुजिया के पीला फूल खोस लेती थी। दुल्लो के घर में निर्विकार भाव से चुप रहने वाला उसका बाप भत्तू था। हमेशा हाथ चमका चमका कर झल्लाती रहने वाली उसकी माँ दूगी थी और दुल्लो से 2 साल छोटा अर्थात 14 साल का उसका भाई था जिसका नाम था जगराय। जगराय गाय और बकरियों को चराने में कुशल था। खेती के दिन आते तो बाप उसका काम करता था और नहीं तो यूं ही चुपचाप घर के बाहर बैठा हुआ अपनी स्त्री की बातें सुना करता रहता था। और उसकी स्त्री दूगी के पास न जाने कितनी बातें थी कि वह दिन रात हाथ चमका चमका कर कुछ कहती रहती थी और भत्तू सुनता रहता था। वे लोग जमीन और खेती की बातें करते, सांप और शेर और भूतों की बातें करते, जिंदगी और उसकी समस्याओं की बातें करते थे, महंगी और अनैतिकता की बात करते थे और मौसम की बातें किया करते थे। रोज एक ही तरह का दिन आता था और रोज ही प्रायः उसी एक ही तरह की बातें हुआ करती थी। मगर भत्तू तो बात क्या करेगा, वह चुपचाप अपनी स्त्री की बातें सुनता रहता था और कभी कभी बीच में अपना मंतव्य प्रकट कर दिया करता था। जिस समय वह अपनी स्त्री के सामने अपना मंतव्य प्रकट करता था उस समय उसका चेहरा करुण हो जाता था और आंखों में तेज आ जाती थी और ऐसा लगता जैसे वह किसी फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर रहा हो। दुल्लो परिश्रमी लड़की थी। घर का काम करती, बाहर का काम करती, धान उबालने के लिए पत्ते बटोर लाती, गोबर बीनती, उपले पाती, इधर उधर से साग तोड़ लाती, रसोई बनाती और पत्थर की टोंगरी पर जाकर धान कूटती। जब रात होती तो वह किसी टहनी की तरह झूमती हुई भृंगी की भांति गुनगुनाती हुई अखरा पहुंच जाती। अखरा कहते हैं झारखंड का एक रंगस्थल जो गांव के चौक और चौराहे को हम कहते हैं। अखरा पहुंच जाती वहां जाकर वह नृत्य और गीत में कुछ इस तरह खो जाती कि अपनी तन की सुध भी नहीं रहती। सब कुछ ठीक था लेकिन दुल्लो 16 साल की हो गई थी और अभी तक उसका विवाह भी नहीं हुआ था। यही एक खटकने वाली बात थी। कार्तिक का महीना बीत रहा था। दुल्लो उस दिन बाजार करने बाहर चली गई थी। दोपहर का समय था। भत्तू घर के बाहर कंबल बिछाकर धूप में बैठा हुआ था और उसका बादामी रंग का कुत्ता उसके पास ही जमीन पर लेट गया था। इसी समय दूगी आकर उससे बोली, दूगी यानी उसकी माँ आकर बोली अपने पति से, ए जी, हम लोगों का बैल तो पिछले महीने में ही मर गया, अब क्या होगा। एक कृषक
की फसल की चिंता। भत्तू इस बात में चौंक कर अपनी स्त्री की ओर इस तरह देखने लगा मानो उसने कोई नया समाचार सुना हो। फिर कुछ सोच कर बोला, हाँ, बैल तो मर गया, क्या करें, जो बोंगा करते हैं वही होगा। बोंगा सिंह बोंगा अर्थात उनका ईश्वर, जो बोंगा करते हैं वही होता है। दूगी ने कहा, जी नहीं, नहीं जी, हमें तो ऐसा लगता है कि किसी डायन ने उस पर डीठ गड़ा दी है। डीठ माने नज़र गड़ा दी है। गांव और घर के बोंगा की भी मदद नहीं करते, कहो ऐसे क्या होगा। भत्तू ने कहा, गरीब की मदद कोई नहीं करता, अब तो हल भी नहीं चला सकूंगा, बैल फूट हो गया है। अब हल कैसे चलेंगे जब बैल फूट हो गए हैं। मगर हल नहीं चलेगा तो घर में एक दाना भी नहीं आवेगा। बैल के लिए तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा। एक कृषक की चिंता। दूगी ने कहा, बैल के बिना किसान का घर सूना है, बैल तो तुम्हें खरीदना ही होगा। कहने को तो दूगी कह गई, मगर बैल किस तरह खरीदा जाए। घर में पैसे नहीं, बाहर से कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी में तो यूं ही किसी तरह चली जा रही है, इसका कुछ अता पता नहीं लगता। फिर ऐसे समय में बैल खरीदना। भत्तू ने सोचकर समस्या का निदान करते हुए कहा, क्या करेंगे, दूल्हों को बेच देंगे। क्या करेंगे, दूल्हों को बेच देंगे। दूगी की दोनों हथेलियां चमकने लगी। वह चंचल होकर बोली, तुम तो कब से कहते हो कि दूल्हों को बेच देंगे, दूल्हों को बेच देंगे। जब छप्पर टूट गया था तब तुमने कहा था दूल्हों को बेच देंगे। फिर जब मालगुजारी के लिए नालिश हुई तभी तुमने कहा कि दूल्हों को बेच देंगे। उसके बाद जब कुआं खोदने का सवाल आया तभी तुमने कहा था कि दूल्हों को बेच देंगे, मगर तुम्हारी वह दूल्हों दिखती कहाँ है। वह तो शाल के पेड़ की तरह दिन दिन छतनार हुई जा रही है, सखुए के पेड़ की तरह छतनार हुई जा रही है। कब वह बिकेगी और कब तुम बैल खरीदोगे। बेटी को बेचकर बैल खरीदने की कल्पना हो रही है, क्योंकि यह एक प्राचीन प्रथा थी उनके अंदर। भत्तू ने जैसे प्रार्थना करते हुए कहा, कोई उसे खरीदने वाला आ जाए तो बेच देंगे, कोई आता ही नहीं तो हम क्या करें। जो आता है वह भी अच्छा दाम नहीं देता। दुल्लो हमारी कैसी लड़की है यह तो तुम जानती ही हो। दूगी बोली, लड़की वह चाहे कैसी भी हो, मगर वह सायकाल की छाया के समान बड़ी हो गई है। सायकाल के छाया के समान वह बड़ी हो गई है, उसे अब घर में रखना नहीं है। वह आजकल बहुत गीत गुनगुनाती रहती है। जब मांदर की आवाज़ उसके कानों में आती है तो उसके पैर थिरकने लगते हैं। जंगल की ओर से जब मुरली की टेर सुनाई पड़ती है तो वह साग तोड़ने के बहाने उसी ओर छूट पड़ती है। ये उसके दिन हैं, अब उसे बेच ही देना होगा। गांव वाले कुछ कहते हैं, घर का बोंगा कुछ और ही सपना देता है। कल तो रात के समय में मैंने एक छाया को पूरब से पश्चिम की ओर जाते देखा था, न जाने वह क्या था। भत्तू ने दार्शनिक के समान निर्विकार भाव से कहा, क्या करें, जो दूल्हों को मांगने के लिए आते हैं वे उसका वाजिब दाम दे नहीं पाते, वे उसका वाजिब दाम नहीं दे पाते। फिर मैं भी कहता हूँ कि चलो जाने दो। दूगी के दोनों हाथ फिर नाचने लगे। बोली, तुम तो चाहोगे कि दूल्हों को बेचकर बैल खरीद लें, मगर भला कहीं बैल के जितना भी बेटी का दाम मिलता है। भला कहीं बैल के जितना भी बेटी का दाम मिलता है। भत्तू के दाम से बैल का दाम आदमी के दाम से बैल का दाम हमेशा ज्यादा रहा करता है। क्या कटाक्ष है। भत्तू ने कहा, क्या बात करती हो, जब मैंने तुमसे विवाह किया था तो 2 बैल दिए थे और 2 काठ धान दिया था, तब जाकर कहीं तुमसे मेरा ब्याह हुआ था। अपनी बात तो याद करती नहीं, इधर उधर की बात ले बैठती हो। दूगी ने अपना हाथ फिर चमकाया, कहने लगी, उस समय चीज़ें सस्ती थी। सस्ती की बात ही कुछ और होती है। सस्ती के समय आदमी महंगा होता है और चीज़ें सस्ती मिलती है, मगर महंगी के समय तो आदमी ही सस्ता हो जाता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं और जानवर भी महंगे मिलते हैं। आज के इस ज़माने में रहकर तुम आदमी की कीमत बैल का दाम चाहोगे तो वह तो हो नहीं सकेगा। भत्तू ने कहा, तो फिर हम क्या करें। भत्तू ने कहा, तो फिर हम क्या करें, बैल भी तो जरूरी चीज है, उसके लिए हम कहां से पैसा लावें। मगर दूगी को इस बात से भी संतोष नहीं था। वह हाथ चमकाती रही और बक बक करती रही और भत्तू चुपचाप सुनता रहा।
उसके बाद भी दूगी को संतोष नहीं हुआ और वह बड़बड़ाती हुई पड़ोसिन के पास पहुंची और वहां भी यही खटराग ओटती रही। यहाँ भी वही खटराग उठती रही। तब फिर वही दूसरी पड़ोसन के पास पहुंची, फिर तीसरी पड़ोसन के पास पहुंची। जब वह चौथी पड़ोसिन से मिलने गई तो वह घर पर नहीं थी, उसका पति था। दूगी उसी के पास अपनी बात ले बैठी और बक बक करने लगी। दूसरे दिन रात के समय जब दूलो अखरा से नाच कर लौटी आ रही थी तो जरा एकांत में उसके साथी जबरा ने उसे छेड़ा। दूसरे दिन जब दूलो अखरा से नाच कर लौटी आ रही थी तो जरा एकांत में उसके साथी जबरा ने उसे छेड़ा। बोला, अरे दूलो, तुम्हारे जूड़े में जो यह सरगुजिया का पीला फूल है वह किसके लिए है? दूलो ने चांदनी रात में उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारे ही लिए है बंधु, तुम्हारे ही लिए है बंधु। और तुम्हारे कानों में जो लाल तरपत है और गले में जो मूंगा की माला है वह किसके लिए है? दूलो ने खिलखिला कर जवाब दिया, तुम्हारे ही लिए है बंधु। और तुम्हारी चंचल चितवन नदी की तरह उमड़ती हुई जवानी, तन और मन का प्यार वह किसके लिए है? दूलो तनिक संकुचा गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम चाहो तो वह भी तुम्हारे ही लिए है। अगर तुम चाहो तो वह भी तुम्हारे ही लिए है, मगर मैं तुम्हें महंगे दाम में खरीद नहीं सकता। जानती ही हो कि आजकल आदमी से ज्यादा बैल का दाम है, उतना मैं कहां से लाऊंगा? ये देखिए प्रेमी की व्यवस्था, उतना मैं कहां से लाऊंगा? सोचो तो सही। दूलो ने मन में सच्ची बात चुभ गई, कुछ सोचकर बोली, तो जाने दो, तुम्हें मेरा मूल्य चुकाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे यहाँ ढुकू चली जाऊंगी। ये ढुकू शब्द यहाँ नया है। बगैर विवाह के जब लड़की किसी के घर में ढुक जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो उसको आदिवासी संस्कृति के अनुसार ढुकू कहते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ ढुकू चली आऊंगी, मूल्य नहीं दे सकती तो ढुकू चली आऊंगी। जबरा ने कहा, यह तो और भी नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ मेरी माँ से लड़ लड़ कर उसे परेशान कर देंगी। तब आओ चले हम लोग भूटान भाग जाएं। दूलो ने दृढ़ स्वर में कहा, मगर मैं न अपने बाप माँ को छोड़ सकती हूँ और न इस पहाड़ी गांव को, पर मैं न इस अपने बाप माँ को छोड़ सकती हूँ और न इस पहाड़ी गांव को। मैं भूटान भी नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। दूलो ने उसकी सूती चादर का पल्ला पकड़ लिया। उस समय उसकी अंगुलियां कांप रही थी और सर्वांग थरथरा रहा था। जबरा ने कहा, तो मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, आओ चले। कहाँ? उस घने जंगल में। और वे लोग उसी रात के समय उस जंगल की ओर जाने लगे जिस ओर से सियारों के बोलने की आवाज आ रही थी। दूसरे दिन अपने पति के सामने दूगी अपने स्वभाव के विपरीत सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसू से डबडबाई हुई थी। भत्तू धीमी और हरी हुई आवाज में उसे समझा रहा था कि जाने दो, चली गई तो क्या हुआ, उसकी किस्मत उसके साथ थी। अब हम लोग बैल खरीदने के लिए दूसरा उपाय करेंगे। बेटी किसी लड़के के साथ, जबरा के साथ जंगल चली गई तो जाने दो, अब बैल के लिए कोई दूसरा उपाय होगा। ये पति पत्नी की चिंता हो रही थी। उसकी माँ दूगी इसी समय अब हम लोग बैल खरीदने के लिए दूसरा उपाय करेंगे। ठीक इसी समय जबरा और दुलू आकर उन लोगों के सामने खड़े हो गए। जबरा आगे था और सिमटी हुई दुलू उसके पीछे थी, लजा रही थी। उसकी माँ दूगी ने उसकी ओर कुपित आंखों से देखा मगर कुछ भी नहीं बोली। भत्तू ने कहा, बेटा जबरा, अगर तुम्हें मेरी लड़की को ही ले जाना ही था, अगर तुम्हें मेरी लड़की को ले जाना ही था तो मांग कर ले जाते। जबरा ने कहा, बा मांगने की मुझ में हिम्मत कहाँ थी, गरीबी सब कुछ कराती है। मांगने की मुझ में हिम्मत कहाँ थी, गरीबी सब कुछ कराती है। कहाँ से हम दूलों का दाम चुका पाते और कहाँ से हम बारात लाते, सभी लोगों को खिला पिला कर संतुष्ट कहाँ से करते। भत्तू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ देर बाद भत्तू ने एक लंबी सांस ली और बोला, हमने सोचा था कि जब दुल्लो को बेचेंगे तो एक बैल खरीदेंगे। हमने सोचा था कि जब दुल्लो को बेचेंगे तो एक बैल खरीदेंगे। जबरा ने उत्साह से कहा, बा तुम बैल नहीं खरीद सके तो इससे क्या, बा तुम बैल नहीं खरीद सके तो इससे क्या, मैं जो हूँ मैं किसी भी बैल से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं किसी भी बैल से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मेरी सारी सेवाएं तुम्हारे लिए हैं। मैं जब तक तुम्हारी सेवा करता रहूँगा तब तक कि दुल्लो का दाम ना चुक जाएगा। तब भत्तू गदगद हो उठा और जबरा को उसने गले से लगा लिया। माँ की आंखें भी खुशी से चमकने लगी। एक प्रेमी ने, जबरा ने अपनी प्रेमिका दुल्लो के लिए बैल की जगह पर अपने को समर्पित करता है कि जब तक बैल की जगह मैं जुतूंगा, बैल का काम मैं करूंगा और जब तक यह मूल्य नहीं चुक जाएगा मैं आपके घर से कहीं नहीं जाऊंगा। अपने प्रेम को हासिल करने के लिए जबरा का यह त्याग, दुल्लो और जबरा की यह कहानी, जो अपने को बेचकर, अपने को बैल बनाकर अपने प्रेम को हासिल करने की कहानी है, आदिवासी संस्कृति की एक श्रेष्ठ कथा है। इसमें बहुत सारे आदिवासी संस्कृति के पक्ष भी आए हैं। मुझको लगता है ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्रेम की यह कहानी, इससे बड़ा मूल्य चुकाकर किसी ने अपना प्रेम हासिल नहीं किया होगा। राधा कृष्ण की एक अमर कहानी है। विश्वास है आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई होगी तो अपने मित्रों को भी, जब प्रेम घटता जा रहा है, प्रेम व्यवसाय होता जा रहा है, अपने तन की कीमत पर, अपने को बेचने की कीमत पर, कोई अपने मूल्य पर अगर अपने प्रेम को हासिल करता है तो ये एक अद्वितीय कहानी है। और इस कहानी को हम चाहते हैं कि आज के इस भौतिकता के युग में जब प्रेम नकली आवरण ओढ़ रहा है, हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के समाज को सिखाएं कि एक अमर प्रेम कहानी, यह आदिवासी संस्कृति की कहानी है, जो झारखंड के लिए अमर कहानी है, हिंदी साहित्य के लिए अमर कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।